हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने चैप्टर नंबर सेकंड जो है अपने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था। इस क्लास में इसका पढ़ेंगे पार्ट बी, इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। और इस पार्ट में हम देखेंगे, पहले देख लीजिए, पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। पहले वाले लेक्चर में हमने इन्वॉल्वमेंट न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन के बारे में देखा था, और हमने पढ़े थे कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में कम्प्लीटली। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा एड्रीनर्जिक, दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। क्लियर? तो हम चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, पहला जो हमारा क्या है, एड्रीनर्जिक ड्रग। एड्रीनर्जिक क्या ड्रग होते हैं? देखिए, अभी ऊपर जो हमने दवाएं पढ़ी थी वो क्या थे, हमारे कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक थी। अभी क्या हम पढ़ेंगे, एड्रीनर्जिक। हम जानते हैं कोलिनर्जिक क्या था, उसमें एसिटाइल कोलिन क्या यूज किया जाता था न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, जबकि एड्रीनर्जिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हम बता दें वो हमारा क्या होता है, एड्रीनलिन होता है। क्लियर? तो एड्रीनर्जिक ड्रग वे ड्रग होते हैं जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती हैं। किसकी एक्टिविटी को? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। जबकि हमने कोलिनर्जिक ड्रग में क्या पढ़ा था, उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट किया जाता था। क्लियर? उसमें क्या हो रहा था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि एड्रीनर्जिक में क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? ये ड्रग जो होती है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ये ड्रग जो होती है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पर काम करती हैं, जो कि नॉन एड्रीनलिन जैसे इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। किसकी तरह इफेक्ट दे रहे हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन की तरह। क्लियर? जबकि कोलिनर्जिक ड्रग किसकी तरह इफेक्ट दे रहे थे, एसिटाइल कोलिन की तरह। और जो वहाँ पे रिसेप्टर हमने पढ़े थे वो क्या था, मस्कुलिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, अगर आपको याद आ रहा हो। जबकि एड्रीनर्जिक ड्रग में जो रिसेप्टर होते हैं वो अल्फा रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर होते हैं। क्लियर? आपको यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। जो ड्रग सिंपैथेटिक सिस्टम की इफेक्ट को बढ़ा देते हैं उन्हें एड्रीनर्जिक ड्रग कहा जाता है। ऐसी मेडिसिन जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, एड्रीनर्जिक ड्रग। और इन्हें सिंपैथेटोमिमेटिक्स भी कहा जाता है। क्लियर? जैसे हमने ऊपर पढ़े थे कोलिनर्जिक को क्या कहा जा रहा था, पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स, और एड्रीनर्जिक को क्या कहा जाएगा, सिंपैथेटोमिमेटिक्स। क्लियर? आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग। एड्रीनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन देखिएगा, इसमें देखिए क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मिक्स्ड है। जबकि ऊपर हमने कोलिनर्जिक में क्या पढ़े थे, दो पढ़े थे, एक डायरेक्ट पढ़े थे, एक इनडायरेक्ट पढ़े थे। इनडायरेक्ट में फिर हमने दो देखा था, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। क्लियर? उसके बाद हमने क्या देखा था, डायरेक्ट में क्या था, नियोस्टिग्माइन था, डायरेक्ट में क्या था, एसिटाइल कोलिन था। जो एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एड्रेनालिन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन। क्लियर? तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, एड्रेनालिन। उसके बाद क्या है, नॉर एट्रोलिन, उसका आइसोप्रेनिलिन, फिनाइलफेरिन। क्लियर? तो अगर आपको एक दो एग्जांपल याद हो जा रहा है तो बढ़िया है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हम बात करेंगे तो क्या है, एमेथेथिन, उसके बाद टायरामीन, उसके बाद मिक्स्ड में क्या है, इफेड्रिन। मिक्स एक्टिंग में क्या है, इफेड्रिन, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों की एक्टिविटी को क्या मिक्स किया जा रहा है। ठीक, दोनों को। आगे बात करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग होते हैं। ये ड्रग डायरेक्टली क्या होती है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, ऑलरेडी आपको अभी ऊपर देखे थे, अल्फा एंड बीटा को, दोनों को स्टिमुलेट करती हैं। इनडायरेक्ट में क्या होंगी, ये ड्रग नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करते हैं, बढ़ाती हैं और उसके रीअपटेक को रोक देती हैं, जिसके कारण क्या होगा, एड्रेनर्जिक जो इफेक्ट है वो हमको देखने को मिलेगा। मिक्स्ड में क्या होंगे, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन दोनों दिखाती हैं, मतलब रीअपटेक को भी रोकेंगी और साथ में क्या करेंगे, अल्फा बीटा को स्टिमुलेट भी करेंगी। क्लियर? आगे बात करेंगे इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, यानी एड्रीजेनिक रिसेप्टर एंड दियर एक्शन, इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इसके बारे में बात करेंगे। जो अल्फा रिसेप्टर है क्या होता है, देखिए क्या करवाएगा, वासो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, वेसल्स को कंस्ट्रक्ट, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसको क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट कराएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। याद होगा आपको, अगर आपको याद होगा तो कोलिनर्जिक जो ड्रग होती थी वो क्या करती थी, वो हमारे क्या करती थी, वो हमको डाइल्यूट कराने का मदद करती थी, हम क्या करती थी, वो डाइल्यूट कराती थी। अगला क्या है इसमें, प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल को क्या करेंगे, डाइल्यूट कराएंगे इसमें। उसके बाद फिर क्या है, डिक्रीज नेजल कंजक्शन, और नेजल कंजक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे।
उसके बाद जो इसमें अल्फा 2 यानी अल्फा 1 रिसेप्टर ये सब काम करवाती हैं। अल्फा 2 क्या करेंगी, नॉन एड्रेनलिन के सिक्रेशन को कम करेंगी और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करेंगी। बीटा 1 रिसेप्टर क्या करेंगे, हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को बढ़ाएंगे, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। अब देखिए हार्ट रेट बढ़ेगा तो जो हार्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बढ़ेगा, जब हार्ट का कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। क्लियर, ये सब एक सिमिलर बातें हैं। अगला है बीटा 2 रिसेप्टर, इसमें क्या होता है, ब्रोंकोडायलेशन। ब्रोंकोडायलेशन जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, इसमें ब्रोंकोडायलेशन करता है। उसके बाद क्या करता है, यूटेराइन रिलैक्सेशन, यूट्रस मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स प्रोवाइड करते हैं। साथ में वासोडायलेशन इन स्केलेटल मसल, और हमारे जो स्केलेटल मसल्स जो वेसल्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको डायलेट कराने का मतलब काम करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग की बात करेंगे तो हमने ऊपर अभी वही देखे थे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या कर रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। मेनली इसमें कौन काम करता है, अल्फा 1 एक्शन काम करता है। दूसरी बात करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या काम करता है, ब्रोंकोडायलेशन में इसमें कौन कार्य करता है, बीटा 2 करता है। आई में, आंखों में क्या करते हैं, माइडियक्सिस यानी प्यूपिल को क्या करेगा, डायल्यूट कराने का काम करेगा। इसमें कौन काम करेगा, अल्फा 1। मेटाबॉलिक इफेक्टर जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा, लिपोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन को तोड़ना, किसमें, ग्लूकोज में। लिपोलाइसिस का मतलब होता है लिपिड को तोड़ना विथ हेल्प ऑफ द वाटर। लाइसिस का मतलब होता है वाटर की मदद से उसको तोड़ना है, ग्लाइकोजन को तोड़ना है, लिपिड को तोड़ना है। क्या मेटाबॉलिक इफेक्ट में क्या करेगा, इनको बढ़ा देगा। क्लियर, आगे बात करेंगे इंडिकेशन में। इंडिकेशन हमने आपको बात किया था कि अगर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन है पता है तो आप इंडिकेशन बना कर भी लिख सकते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक में कार्डियक अरेस्ट, मान लीजिए किसी का कार्डियक अरेस्ट है, उसमें हम इसको दे सकेंगे। ब्रोंकियल अस्थमा में दे सकेंगे, हाइपोटेंशन में दे सकेंगे, और नेजल डिकंजेस्टेड में या प्रिवेंट फ्रॉम द प्रीमेच्योर लेबर में इसका हम इस्तेमाल दे सकते हैं। क्लियर, आगे बात करेंगे इसके डोज की। डोज में क्या है, एड्रेनलिन या एफेड्रिन के दोनों होती है। एम्फाइलेसिस जो इसका डोज है 0.3 से 0.5 mg IM दिया जाता है। कार्डियक अरेस्ट में 1 mg IV दिया जाता है। नॉन एड्रेनलिन में डोज की बात करेंगे तो IV इंजेक्शन 2 से लेकर 10 माइक्रोग्राम पर मिनट दिया जाता है। आइसोप्रेलिन में सबलिंगुअल 5 से 10 mg की टैबलेट आती है, उसको दिया जाता है। फेनाइल फेरिन में नेजल ड्रॉप आते हैं, 0.25 से 1% सोल्यूशन आते हैं, इनको दिया जाता है। आगे बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन की। कंट्राइंडिकेशन क्या है, हाइपरटेंशन में नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करेगा, ये भी हार्ट को क्या करती है, बढ़ाती है। तो पहले से उसको हाइपरटेंशन है तो और बढ़ा देगी। इसमें हार्ट डिजीज में नहीं दे सकते हैं, हाइपरथायराइड में नहीं दे सकते हैं, अरेस्थीमियास में नहीं देते हैं, नैरो एंगल ग्लूकोमा में नहीं दे सकते हैं। नैरो एंगल ग्लूकोमा क्या, ऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ा देगा, ऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ा देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। आगे हम बात करेंगे इसके अगला जो है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग को एड्रेनर्जिक ब्लॉकर या सिम्पेटोलाइटिक ड्रग कहते हैं। सिम्पेटोलाइटिक का मतलब सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, ब्रेक कर रहा है। ठीक, अभी जो एड्रेनर्जिक पढ़े थे उसको सिम्पेथोमिमेटिक्स बोल रहे थे। क्यों, क्योंकि वो सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ बिहेव कर रहा था, उसकी तरफ काम करवा रहा था, उसके काम को बढ़ा रहा था। लेकिन ये क्या करेगा, उसको अपोजिट करेगा, इसके लिए इसको लाइटिक भी बोला जाता है या एंटी सिम्पेथोमिमेटिक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर, उसके खिलाफ काम कर रहा है। देखिए एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग वे दवाएं होती हैं जो सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस या ब्लॉक करती हैं। सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस या ब्लॉक कर रही हैं, उनको एंटी एड्रेनर्जिक कर रहे हैं। जबकि उसको क्या, अभी ऊपर हमने क्या पढ़े थे, उसको क्या कह रहा था, उसको कहा जा रहा था कि इसको क्या कर रहे हैं कि सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनको सिम्पेथेटोमिमेटिक्स कहा जा रहा था। ये ड्रग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जबकि वो क्या करते थे, स्टिमुलेट करते थे। अगर आपको याद आ रहा हो, ये करके क्या नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन इफेक्ट को क्या करते हैं, कम करते हैं। यानी अल्फा बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जिसके कारण नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन की इफेक्ट क्या होंगे, कम हो जाएंगे, जबकि उसमें क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। सरल शब्दों में कह सकते हैं जो ड्रग सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इफेक्ट को कम करती हैं उन्हें एड्रेनर्जिक ड्रग कहा जाता है। इन्हें एड्रेनर्जिक ब्लॉकर या सिम्पेथेटोलाइटिक्स भी कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में। इसमें जो क्लासिफिकेशन है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, अल्फा एंड बीटा होंगे, उसके बाद अगला क्या होगा, ड्रग ब्लॉकिंग सिम्पैथेटिक न्यूरॉन होंगे। अल्फा में फिर आपको 2 पढ़ेंगे, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, अगला है सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। देखिए जो सिलेक्टिव होंगे वो क्या होंगे, अल्फा ब्लॉकर में क्या है, एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है, फेंटोलेमिन। और इसमें जो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में क्या, टायराजोन और डेक्साजीन।
बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में पैराप्रोन, सिलेक्टिव हो बीटा ब्लॉकर जैसे नेडोलोल है, और सिलेक्टिव में क्या मेटोप्रोलोल है। मेटोप्रोलोल अक्सर देखने को मिलता है, बहुत सारी हम मेटोप्रोलोल यूज किए हैं। जबकि ड्रग ब्लॉकिंग सिंपैथेटिक नर्वस न्यूरॉन में दिया जाएगा रेस्पायरिन का अक्सर आपको टैबलेट देखने को मिलेगा, जिसको किसी को अगर हार्ट की समस्या है उसको रेस्पायरिन का टैबलेट अक्सर दिया जाता है बीपीओपी कंडीशन में। क्लियर। आगे बात करेंगे इसके जो क्या है नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर जो होंगे, इसमें क्या होंगे, ये ड्रग अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर को क्या कर देंगे, ब्लॉक करेंगे। उदाहरण के लिए इसमें देखो फिनॉक्सी बेंजामिन या फिनटोलैमिन है सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। इसमें क्या है, ये मुख्य रूप से क्या होंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जैसे पैराजोसिन या टायरोजोसिन और डोक्साजोसिन। क्लियर। अगला क्या बीटा था एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव में क्या है, प्रोपेनोलॉल हो गया या नेडोलोल हो गया। क्लियर। तो आपको वही चीज़ें यहाँ भी लिखे हुआ है, आप यहाँ पे से भी वो चीज़ें देख सकेंगे। अगला क्या है, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में क्या है, मुख्य रूप से बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जैसे एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल। क्लियर। ड्रग ब्लॉकिंग सिनेप्टिक नर्वस में रेस्पायरिन था और ग्लूटाडिन था, क्या ग्लूटाडिन था। आगे हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका देखने को मिलता है, एक्शन ऑन द अल्फा ब्लॉकर पे क्या करेगा, वासोडाइलेशन यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसको डाइल्यूट कराएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करता है, यूरिनरी फ्लो को बढ़ा देता है। एक्शन ऑन द बीटा ब्लॉकर पे क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने आप का कम हो जाएगा। जब हार्ट रेट कम है कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन मतलब हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करना कम हो जाएगा। क्लियर। अगला क्या है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो रेनिन का रिलीज भी कम हो जाएगा। रेनिन आपको पता है कि हार्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जब ये सब चीज़ें कम हो रही तो रेनिन का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। बात करेंगे इसकी इंडिकेशन में क्या है, अल्फा ब्लॉकर में इसका यूज किए जाते हैं, यानी अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपरटेंशन में यूज किया जाएगा, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें। साथ में बिग्नाइन प्रोस्टेटिक हाइपरलेप्सिया में यूज किया जाएगा। और फियोक्रोमेटोसाइटोमा में बीटा ब्लॉकर में यूज किया जाएगा। हाइपरटेंशन में यूज किया जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज किया जाएगा, एक्यूट चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं, एरिस्थेमियस में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज किया जाएगा। साथ में एंजाइटी में या ट्रेमोर्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक। डोज की बात करेंगे इसको तो प्रोपेनोलॉल जो डोज होता है 40 से 80 mg दिन में 2 बार लेना है। एटेनोलॉल की जो डोज है 25 से 100 mg दिन में 1 बार। और प्रोजोसिन जो इसका होता है 0.5 से 5 mg दिन में 2 से 3 बार। और फेनॉक्सीबेंजामिन जो इसका डोज होता है 10 से 20 mg दिन में 2 बार। क्लियर। कंट्राइंडिकेशन की बात करने के लिए तो इसके जो ब्रोंकियल अस्थमा में इन दवा को नहीं दे सकते हैं। किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं दे सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया में नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में हार्ट ब्लॉक में नहीं दे सकते हैं, हाइपोटेंशन में नहीं दे सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद क्या करें, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में हम नहीं दे सकते हैं। तो इस सब आपका क्या है, कंट्राइंडिकेशन। इन सब बीमारी में इन दवाओं को हम नहीं दे सकते हैं, इन दवाओं को अवॉइड करते हैं। अगला जो आपका दवा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट यानी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। मान लीजिए आपका स्केलेटल मसल क्या कंट्रैक्ट हो गया है, उसको रिलैक्स करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी इसके पार्ट 3 में। तब तक लिए आप पढ़ते रहिए। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और समझ में आ रहा है तो भी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।